अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सरहान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ अकाउंटिंग। सर, हमने अपनी अकाउंटिंग सीरीज स्टार्ट की हुई थी। सर, आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सर, अब तक हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ रहे थे और हेड्स ऑफ अकाउंट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम एक्सपेंस और इनकम को भी पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं एक्सपेंस और इनकम की बात करूँ, एक कॉन्सेप्चुअली मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा से समराइज करने की कोशिश करूँ, तो हर बिजनेस का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन एक सवाल है, प्रॉफिट बनता कैसे है? क्या सिर्फ पैसा आना ही प्रॉफिट है, या पैसे का खर्च होना लॉस? आज हम इनकम और एक्सपेंसेस का असल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसको मैं अपनी पुरानी वीडियो में समझा चुका हूं एक बार, मगर फिर भी हम इसको एक बार कॉन्सेप्चुअली रीड नहीं करेंगे, कुछ भी सिर्फ समझने वाले हैं। तो जब भी बिजनेस अपनी रेगुलर एक्टिविटीज से पैसा अर्न करता है, उससे इनकम कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस में इनकम मनी का फ्लो है। यानी कि इनकम बिजनेस में मनी का फ्लो है, इनफ्लो है। यानी कि अगर बिजनेस में पैसा इन हो रहा है तो उसका रीजन क्या होगा? इनकम होगी, जो ओनर की वेल्थ को इंक्रीज करता है। यानी कि सर, अगर बिजनेस कमा रहा होगा, बिजनेस बहुत कमा रहा होगा, इनकम कम कर रहा होगा, तो इससे फायदा किसका है? ओनर का। तो ओनर की वेल्थ क्या होने लगेगी? वेल्थ मतलब दौलत क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। सर, इससे पहले मैंने आपके सामने एक लफ्ज यहाँ पे रीड किया था। अच्छा, ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इसको है ना अपनी चाहे तो टूटी फूटी रोमन, उर्दू में, इंग्लिश में, जिस जो जबान आपको आती है उसमें ये लिख लिया करें, ताकि आपको ये बातें याद रहे। तो क्या कह रहा हूँ मैं, जो मैंने रेगुलर एक्टिविटीज बात करी, तो मैं इसको एक बात करता हूँ। इससे पहले भी मैंने शायद अपनी वीडियोस में बात करी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की। ठीक है, तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि रेगुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या है। एक सब्जी वाले की मिसाल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सी। सब्जी वाला अगर सब्जी बेच के पैसे कमाता है तो इसको कहते हैं आप क्या? इनकम। इसको आप कह सकते हो रेवेन्यू, इसको आप कह सकते हो इनकम, इसको आप कह सकते हो रेवेन्यू, इसको आप कह सकते हो सेल्स। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सब्जी वाला सब्जी बेचता है, लेकिन सब्जी जो आती है वो किसी बोरी में आती है, टमाटर वगैरह जो आते हैं, या पेटी में आते हैं, लकड़ी की पेटी में आते हैं। सब्जी वाला वो भी बेचता है, सब्जी वाला वो भी बेचता है। अगर सब्जी वाला वो बेच रहा है, तो क्या वो भी इसकी क्या रेगुलर एक्टिविटीज है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। नहीं सर, ये इसकी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है। सर, इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? इसका कोर बिजनेस क्या है? सब्जी बेचना। सर, सब्जी की वजह से वो तो इनडायरेक्टली उसको बोरियां बेच देता है, वो कभी ऐसी दे देता है लोगों को, पेटियां कभी बेच देता है, कभी ऐसी दे देता है। ठीक है, तो जो जो रेगुलर एक्टिविटी है, जो इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिससे वो कमाता है, वो क्या है? सब्जी बेचना। ठीक है, लेकिन अगर वो पेटी बेच के पैसे कमा रहा है, या वो क्या कहते हैं बोरी बेच के पैसे कमा रहा है, इसको आप रेगुलर एक्टिविटीज नहीं कह सकते, ये सेकेंडरी इनकम है, या ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो। ये इसका बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एक अदर इनकम आ रही है। क्या आ रही है? एक अदर इनकम है। तो आपकी जो रेवेन्यू होता है, जो सेल्स होती है, जो इनकम होती है, वो रेगुलर एक्टिविटीज से जनरेट होती है। बल्कि जो अदर इनकम होती है वो अदर देन रेगुलर एक्टिविटीज से जनरेट होती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी आपको इनकम की। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इनकम के ऊपर। सोचिए आप कि आपने एक मोबाइल शॉप ओपन करी, और आज आज आपने 10 मोबाइल को सेल किया, और एक मोबाइल से आपने 2 लाख रुपए रिसीव किए। ये बिजनेस के लिए अर्निंग है। ये क्या है? बिजनेस के लिए अर्निंग है, इसलिए इसको हम कहेंगे इनकम। हर बिजनेस के लिए, हर एक बिजनेस के लिए इनकम उसकी हार्ट बीट होती है। क्या होती है? हार्ट बीट होती है। अगर इनकम रुक जाए, अगर किसी बिजनेस की इनकम रुक जाए, तो बिजनेस ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं मैं? हर बिजनेस की, हर बिजनेस की जो हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, धड़कन, वो क्या होती है? इनकम होती है। अगर इनकम आना रुक जाए, अगर इनकम आना रुक जाए, तो उस बिजनेस को सरवाइव नहीं करवा सकते आप। सर, वो मर जाएगा, सर वो डेड हो जाएगा, सर वो गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा। सर, आपने एक और लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गोइंग कंसर्न का, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत टाइट। सही है।
तो इन शॉर्ट इनकम हार्ट बीट है किसकी, हर एक बिजनेस की। और इनकम नहीं है तो बिजनेस नहीं है। इनकम नहीं, मैंने प्रॉफिट नहीं कहा, मैंने इनकम कह रहा हूँ। इनकम नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है। सर इनकम होगी तो उसके बाद प्रॉफिट की बात है। सर इनकम ही नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी आपको। अब बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंसेस को समराइज करते हैं सारी चीजों को। इनकम कमाने के लिए हर बिजनेस को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शॉप का रेंट देना होगा, जैसे कि आपने मोबाइल की एग्जांपल ली थी। एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी अगर आपने उस शॉप में कोई बंदे भी रखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को आप क्या कह सकते हो, कॉस्ट कह सकते हो, यानी कि एक्सपेंसेस कह सकते हो। और ये एक्सपेंसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए हो रहे हैं। तो हर वो खर्चा, हर वो चीज़, हर वो खर्चा, हर वो चीज़ जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए आप दे रहे कर रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे? चीज़ नहीं, सॉरी, खर्चा बोल रहा हूँ मैं। हर वो खर्चा जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उसको क्या कहते हो आप? एक्सपेंस कहते हो। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। एक बात याद रखिएगा, कान खोल के सुनिएगा। इनकम कमाना आर्ट है, इनकम कमाना एक आर्ट है। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की पहचान है। दोबारा से बात करता हूँ, इनकम कमाना एक आर्ट है। एक्सपेंसेस को मैनेज करना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, एक्सपेंसेस कम से कम करना और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, इसको कहते हैं एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये एक पहचान है सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। आपको जो मैंने लफ्ज का चुनाव किया है आपके लिए, उम्मीद करता हूँ वो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मैंने बातें कही है। इनकम और एक्सपेंसेस को हम ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ चुके हैं। सिर्फ मैं आपको साथ एक बार क्विक रिकैप कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, इनकम और खर्चों का जो ताल्लुक है वो किससे होता है? वो होता है कैपिटल से। कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, यानी कि बिजनेस की जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है, जैसे मैंने पुराने लेक्चर में बताया था, बिजनेस की जिम्मेदारी है ओनर को पैसा देने की जब बिजनेस बंद होगा। तो उस बिजनेस की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बढ़ा देता है कौन? इनकम। यानी कि अगर बिजनेस अर्न कर रहा है, बिजनेस कमा रहा है, बिजनेस कमा रहा है, तो कमाने की वजह से होगा क्या? कमाने की वजह से ये होगा कि मेरा कैपिटल बढ़ने लगेगा, मेरा जो बिजनेस के ऊपर मेरी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ने लगेगी, यानी कि मेरी वेल्थ, मेरी दौलत इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन अगर खर्चे कर रहा हूँ मैं उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसकी वजह से मेरी दौलत क्या होने लगी? कम होने लगी। मिसाल दे देते, सिंपल सी वो शॉप वाली मिसाल देखेंगे कि अगर आपने 1 लाख से एक शॉप स्टार्ट की, जितनी भी मैंने अमाउंट दी थी याद नहीं है मुझे, 1 लाख मिसाल ले अज्यूम कर लेते हैं। 1 लाख से आपने शॉप स्टार्ट करी, ठीक है, आपने 1 लाख से शॉप स्टार्ट करी और आपने 2 लाख का माल बेचा, तो अब आपके पास बिजनेस में कितना पैसा हो गया? 3 लाख रुपए हो गए। तो आपके पास पहला जो कैपिटल था वो आपका 1 लाख रुपए, पहले बिजनेस को आपको देने थे 1 लाख रुपए, लेकिन बिजनेस ने कुछ कमाया, अब आप बिजनेस को देने 2 लाख रुपए, यानी कि टोटल 3 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन उस बिजनेस को कमाने के लिए जो आपने 2 लाख रुपए कमाए, उसके करने के लिए आपने खर्चे भी करे कितने रुपए के? 1.5 लाख रुपए के। तो उस जो खर्चे करें उससे वजह से क्या होगा कि वो बिजनेस वो खर्चे पूरे करेगा, उस खर्चे के बाद जो नेट अमाउंट होगी यानी कि 1.5 लाख रुपए, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इन शॉर्ट यानी कि कैपिटल, ये बात लिख लीजिएगा, कैपिटल से इंक्रीज होता है क्या? सॉरी, इनकम से इंक्रीज होता है कैपिटल, और एक्सपेंसेस से इंक्रीज होता है क्या? दोबारा से बात करता हूँ, इनकम से कैपिटल इंक्रीज होता है और एक्सपेंसेस से कैपिटल डिक्रीज होता है। एक्चुअली रात का टाइम हो रहा है तो मुझे नींद आ रही है, तो डेट्स वाई क्या क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, इतना तो चलता है। और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। कोई आपके सामने बच्चा नहीं होता, क्या बोलना है कब बोलना है। जब एक फिजिकल क्लास में होता है ना, माइंड प्रोसेस हो रहा होता है, बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं तो चीज़ें बताई जा रही होती। फिजिकल क्लास में ये सारी चीज़, ऑनलाइन क्लास में और ये सेल्फ रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी मुश्किलात होती है। तो अगर कुछ मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो माजरत के साथ, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें मेरी सही हो, और एक बार मैं खुद भी देख रहा होता हूँ उसको। लेकिन अगर कुछ फिर भी हो जाए, तो अगर 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे में मैंने अगर 1 मिनट गलत बोल दिया तो यार उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात याद रखिएगा, बिजनेस सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता कि उसकी इनकम ज्यादा होती है। असल में सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जो अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस को मैनेज करना जानता हो, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना जानता हो। सर आधे से ज्यादा बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनको अपना एक्सपेंसेस मैनेज करना नहीं आते, उनको
एक्सपेंसेस मैनेज करना नहीं आते। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक दुकान खोली, अभी मिसाल देता हूँ, मेरे एक दोस्त ने एक दुकान खोली थी, ठीक है, सही है, उसने वो बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? उसने 2 महीने तक वो चलाई, 2 महीने तक उसने, सही है, चलाने के लिए उसने दुकान रेंट पे ली, अच्छा खासा सेटअप किया। देन उसके बाद क्या कहता है, उसने 2 महीने वो बेटा रेंट दिया, तो सर उससे उसके पास अर्निंग मतलब इनकम ही नहीं आ रहा है, इनकम ही नहीं आ रही ना, इनकम ही नहीं आ रही, तो अर्निंग हो ही नहीं रही। अगर इनकम आ भी रही है तो सिर्फ इतनी आ रही है कि जो खर्चे हैं वही पूरे हो रहे हैं। तो सर उसके खर्चे इतने ज़्यादा थे, उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट का बिल और फर्दर चार्जेस, क्योंकि उसने एक अच्छे शोरूम में दुकान खोली हुई थी। तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसके इतने ज़्यादा खर्चे थे और इनकम इतनी कम थी, जिसकी वजह से क्या होने लगा भाई, सर उसने 2 महीने तक बर्दाश्त किया इस चीज़ को, फिर उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो यार इनकम तो हार्ट बीट है, इनकम के बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो अल्लाह पाक आपको रिस्क देता है, बिजनेस चलने लगता है। चाहे आपके पास एक कस्टमर आए, चाहे आपके पास 100 रुपए की सेल हो या 1000 रुपए की सेल हो या 1 लाख रुपए की सेल हो, लेकिन सेल होती है आपकी। लेकिन सेल होना एक आर्ट है आपका। आप किस तरीके से कस्टमर से कम्युनिकेशन कर रहे हो, किस तरीके से कस्टमर को आप घेर रहे हो, ठीक है, ये एक आर्ट है। मगर जो खर्चों को मैनेज करना है ना, ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना सीखिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं वो जो होता है ना अमीर बंदा, वो बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है सर। सर आखिरी बात, या इसके बाद बात करेंगे, आखिरी बात, हम आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेल्स और नेट सेल्स वाला। सेल्स, तो इससे इसके लिए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी शॉप ने आज 1 लाख की सेल की है, तो क्या उसका प्रॉफिट 1 लाख है? बताएं। अगर आपका आंसर यस है तो आपका जवाब अकाउंटिंग के लिहाज से गलत है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आज हम समझेंगे ग्रॉस सेल को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को एंड नेट सेल्स को, और उसके बाद इन सब से मिलाकर प्रॉफिट कैसे बनता है, आज हम उसको समझना चाह रहे हैं। चले सर स्टार्ट करते हैं। सेल्स, सेल सबसे पहले ग्रॉस सेल को समझते हैं। सबसे पहले ग्रॉस सेल को समझते हैं। ग्रॉस सेल का मतलब होता है टोटल सेल्स। एक बिजनेस की टोटल सेल्स को क्या कह सकते हो आप ग्रॉस सेल कह सकते हो। यानी कि इसमें से कोई चीज भी माइनस नहीं होगी, यानी कि इसमें से कोई चीज भी माइनस नहीं होगी, ठीक है। यानी बिजनेस ने जितनी सेल की है विदाउट एनी रिटर्न, यानी कि कोई माल अगर वापसी आया है उसको हटा दो, अगर कोई डिस्काउंट दिया है उसको भी हटा दो, उन सबको प्लस करने के बाद, यानी कि उनको प्लस करने के बाद, यानी कि मिसाल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए के स्टेशनरी की आपकी शॉप है, आपने 1 लाख रुपए की स्टेशनरी बेची। उस 1 लाख रुपए की जो स्टेशनरी आपने बेची उसमें से आपने 20,000 रुपए का लोगों को डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास पैसा कितना आया? 80,000 रुपये। आप में से जो 80,000 रुपये पैसा आया उसमें से भी लोग कितने होगा कि चले क्या कहते हैं लोग आए, उसमें से 10,000 रुपये की लोगों ने आपको क्या कर दी, वापस कर दी। कितने होगा? 30,000 और 70,000 रुपये होगा। 1 लाख की सेल आपने स्टेशनरी बेची, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, 20,000 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कमाए कितने थे? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में से 10,000 रुपये का माल वापस आ गया, और 5,000 रुपये का आपने को कुछ ऐसी चीजें दे दी थी जिसकी वजह से आपने, आपके पास कस्टमर आया, उसने बोला यार ये चीज ये खराब है, तो आपने उसको बोला भाई ये इसका आप पैसे ले जाओ और ये चीज रखो, यानी कि रिटर्न नहीं हो रहा। एक चीज होती है बिल्कुल रिटर्न हो जाए, एक चीज होती है कि आप उसको बोलो यार ये रख लो, और आप ये चीज अगर 1,000 रुपये में मिल रही तो आप मुझसे 500 रुपये में ले लो। इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, समझ आ रही है बात? इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपके पास जो पैसा आया वो कितना आया? 65,000। कितना आया? 65,000 रुपये। अब ये क्या सिर्फ 65,000 रुपये है, 70,000 रुपये, 75,000 रुपये, 90,000 रुपये, 1,00,000 है? सर इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। सर ग्रॉस सेल का मतलब 1 लाख जो आपने माल बेचा है, 1 लाख का जो माल बचे वो ग्रॉस है, समझ आ रही है? यानी कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो माल आपने बेचा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। मिसाल के तौर पर आपने 1,000 रुपये का एक रजिस्टर बेचा, और सही है 1,000 रुपये का एक रजिस्टर बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,000 रुपये। और आपने कितने रजिस्टर बेचे? 1,000 रजिस्टर बेचे। कितने रजिस्टर बेचे? 1,000 रजिस्टर बेचे। तो कितने होगा ये? 1 लाख रुपए होगा।
कितना होगा ये 1 लाख रुपए होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। वर्बरी सर, आप वर्बरी क्यों बता रहे हैं हमें? सर वर्बरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यार समझ लो ना, मतलब पढ़ लो ना, अच्छा हो जाएगा। हाँ मतलब मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ ऊपर ऊपर से, सही है, डिटेल में आके पढ़ा। अच्छा, अब सेल्स पढ़ लिया हमने, सेल्स में ग्रोस सेल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती है? हर बिजनेस की नेट सेल्स का मतलब ये होता है कि जो आपने मैंने कहा था कि सेल्स 1 लाख की हुई, 20,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 10,000 रुपये का रिटर्न आ गया, 5,000 रुपये का जो डिफेक्टिव गुड थी उसकी वजह से पैसे वापस चले गए, तो कितने रुपए आए? 65,000 रुपये आए। ये जो 65,000 रुपये आए हैं आपके बिजनेस में, उसको कहेंगे नेट सेल्स, यानी कि जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो, सेल्स डिस्काउंट माइनस हो, सेल्स अलाउंस माइनस हो, इसको क्या कहेंगे? नेट सेल्स। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी आपको। तो ग्रोस सेल बिजनेस की टोटल सेल बताती है। ग्रोस सेल क्या होती है? बिजनेस की टोटल सेल्स बताती है, जबकि नेट सेल्स बिजनेस की एक्चुअल सेल्स बताती है। ग्रोस सेल बिजनेस की टोटल सेल्स बताती है, जबकि नेट सेल्स बिजनेस की टोटल अर्निंग या टोटल, सॉरी टोटल बोल लो, एक्चुअल अर्निंग या एक्चुअल सेल्स बताती है। मैं दोबारा से बात करता हूँ अपनी। ग्रोस सेल्स बिजनेस की टोटल सेल्स बताती है, जबकि नेट सेल्स बिजनेस की एक्चुअल अर्निंग या सेल्स बताती हैं। ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपए टोटल सेल्स है, लेकिन जो एक्चुअल में पैसा आया वो कितना आया? 65,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात कर लेते हैं। हमने जो 1 लाख रुपए का ये माल बेचा है, रजिस्टर बेचे हैं, जो हमने 1,000 रुपए का रजिस्टर बेचा, वो हमने खरीदा भी होगा ना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने खरीदा भी होगा। अब जो हमने ये खरीदा है, इसको जो खरीदने की बात है, मिसाल के तौर पर हमने 500 रुपये का खरीदा, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसकी कॉस्ट जो बेचा है माल, कॉस्ट, कीमत ऑफ गुड सोल्ड, किसकी? जो गुड्स बेच दिए आपने, जो गुड्स बेच दिया आपने उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है सर। आ, एक बात याद रखिएगा, ग्रोस सेल दिखाती है, हाँ ठीक है सॉरी, ग्रोस सेल दिखाती है कितना बेचा। ग्रोस सेल क्या दिखाती है? कितना बेचा, कितने रुपए का माल बेचा। नेट सेल दिखाती है कितना मिला, कितने रुपए आए आपके पास। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताती है कि कितना पैसा आपका लगा, कितना पैसा आपका लगा। इन तीनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इन तीनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी आपको। सर, अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्चुअली मतलब थ्योरेटिकल डिस्कशन पे, और हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सेल्स, यानी कि ग्रोस है। ग्रोस सेल्स में सेल्स रेफर्स, रेफर का मतलब बताता हूँ, रेफर्स का मतलब लिंक करना होता है। सेल्स रेफर्स टू दी टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस अर्न, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस अर्न करता है फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स और सर्विसेज, फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स और सर्विसेज। बोलता है सेल्स क्या है, ग्रोस सेल क्या है? ग्रोस सेल टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो बिजनेस अर्न करता है बेच के अपनी गुड्स और सर्विसेज को। किसको बेचेगा? कस्टमर को, ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। और फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स मल्टीप्लाई बाय, या मैं इसको दूसरे अगर इससे करूं, ताकि ये आपको थोड़ा सा शशके भी बोलूंगा मैं आपको। सेल्स मल्टीप्लाई बाय, सेल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो नेट सेल्स क्या होती है भाई? ठीक है, अब इस पे इतनी बात कर चुका हूं ना मैं, अब तो बात करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नेट सेल्स, नेट सेल इज दी, नेट सेल्स इज दी एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइज, एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइज, रियलाइज का मतलब जो हासिल हो चुका है एक्चुअल में बाय दी बिजनेस आफ्टर एडजस्टिंग, एडजस्ट का मतलब एडजस्ट करना सीख, बोलते हो ना यार, यार तू एडजस्ट कर लेना इस बंदे के साथ यार, यार तू इस बंदे के साथ एडजस्ट कर लेना यार, कोई नहीं यार, तुझे पता है यार ये इस नेचर का। एडजस्ट करने का मतलब समझ आ रहा है? वही वाला एडजस्ट की बात कर, बोल रहा है भाई नेट सेल का मतलब है सेल्स में से एडजस्ट कर दो आप किसको? सेल्स रिटर्न को, सेल्स अलाउंस को, सेल्स रिटर्न जो एक्चुअल में बाय वापस आ गई गुड्स। सेल्स अलाउंस का मतलब जो वापस नहीं आई लेकिन खराब थी, उसकी वजह से आपको डिस्काउंट देना पड़ गया या आपको कम पैसे मिले, यानी कि डैमेज गुड्स।
और डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर। देखो डिस्काउंट एक अलग चीज है, डिस्काउंट आप नॉर्मली देते हो, डिस्काउंट के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो चीज वापसी आ जाए, तो जो वापसी आता है वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। और आप जब ने आपने गुड्स बेची तो उसमें ऐसा हो सकता है कोई चीजें खराब हो या कोई चीजें ऐसी हो जिसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो, तो अगर वो पूरी खराब होगी तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अगर मसले मसाइल होंगे तो आप उसको कम प्राइस में बेचोगे, उसको कहेंगे अलाउंस। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है। Given to customer it gives more accurate picture of the real cash inflow from the sales। सही है, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। नेट सेल क्या है? एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइज बाय द बिजनेस आफ्टर एडजस्टिंग, यानी कि माइनस करने के बाद, एडजस्ट करने का मतलब यहाँ पे माइनस करने के बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, सेल्स अलाउंस, ठीक है, टू कस्टमर। ये बताती है आपको मोर एक्यूरेट पिक्चर, मोर एक्यूरेट मतलब परफेक्ट पिक्चर बताती है किसकी? रियल कैश की, कि बिजनेस में टोटल कैश कितना आया। हमारी मिसाल में 1 लाख रुपए का हमने माल बेचा था, लेकिन हमारे पास कैश कितना आया? 65,000 रुपए का आया। तो सेल्स का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स का, ग्रॉस सेल्स माइनस नेट सेल्स, सॉरी सेल्स रिटर्न, सेल्स अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट को प्लस करके जो आंसर आएगा इनमें से माइनस करो, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करती है क्या? डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय अ बिजनेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं होती। अभी इसको मिसाल देता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय बिजनेस। इट्स इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्सक्लूड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस रेंट, मार्केटिंग हो गया। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरा बच्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए आप है समोसे वाले, आप कौन है? समोसे वाले। आपके पास बेकरी, आप समोसा बेचते हैं और आपका समोसा पूरी दुनिया में बिकता है, मिसाल दो, सही है। और राहिला समोसे वाली मिसाल, ठीक है, राहिला समोसे वाली ने पूरी दुनिया में अपना आउटलेट खेले हुए, स्टारबक्स के सामने, हॉटस्टार्स के सामने उन्होंने क्या करा हुआ है? अपनी आउटलेट खोले हुए। और जो कॉफी पीने आते हैं, जो चाय पीने आते हैं, वो समोसे भी ईट करते हैं, यानी कि खाते हैं, ठीक है। आ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो समोसे, आप समोसे के लिए क्या चाहिए होगा आपको? एक वो क्या आटे का वो जो होता है, मतलब मतलब समोसे बनाने के लिए आपको भुर्ता चाहिए होगा, क्या कहते हैं, आलू का। और क्या कहते हैं, पापड़ी जो जिससे बनती है, जो आप मैदे का होता है, वो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है समोसा बनाने के लिए, इसको कहेंगे रॉ मटेरियल, इसको क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल, ठीक है। और सर इसमें इसमें आप इसको आप तेल में डालोगे तो ये फिर पकेगा, इसको भी कहेंगे रॉ मटेरियल, तेल को भी कहेंगे रॉ मटेरियल। लेकिन जो ये बंदा पका रहा होगा उसको कहेंगे लेबर, इसको कहेंगे लेबर, ठीक है। इस पे गैस जल रही होगी, क्या जल रही होगी? गैस, नीचे चूल्हा होगा, चूल्हा होगा, जो गैस सिलेंडर होगा उसकी, वो जो गैस सिलेंडर होगा वो कोई रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल वो चीज़ है जिससे गुड़ बन रही है। गुड़ किससे बन रही है? गुड़ बन रही है तेल से। उस समोसे में तेल का आएगा ना, मतलब तेल का टेस्ट होता है ना, आलू से और उस पापड़ी से जो मैदे की होती है, देखिए इन तीनों चीजों से वो रॉ मटेरियल है। लेकिन गैस क्या है यहाँ पे? गैस है ओवरहेड्स। क्या है? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो बिजनेस को रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में मदद दे, किसमें? एक फिनिश गुड में। फिनिश गुड मतलब आटा, मतलब मैदा, और क्या कहते हैं, आलू, और क्या कहते हैं, तेल को मिलाकर जो रॉ मटेरियल है इसको मिलाकर एक समोसा जो बन रहा है, इसको कहेंगे फिनिश गुड। समोसे को कहेंगे फिनिश गुड। फिनिश गुड जो बन रही है, इसमें जो क्या कहते हैं, जो मदद कर रहा है उसको क्या कहेंगे? ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। तो सर समोसा बन गया हमारा। सर अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब, सर क्या मैदे के बिना समोसा बन सकता था? नहीं, डायरेक्ट है, ठीक है। क्या आलू के बिना समोसा बन सकता था? नहीं, डायरेक्ट है। क्या तेल के बिना समोसा बन सकता था? नहीं, डायरेक्ट है। ये तीनों चीजें रॉ मटेरियल और ये डायरेक्ट है, ठीक है सर। क्या उस लेबर के बिना समोसा बन सकता था जो तेल पे तल रहा है पकौड़े या समोसे? नहीं, तो ये डायरेक्ट लेबर है। क्या गैस के बिना, क्या गैस के बिना समोसा बन सकता था? सारी चीजें मौजूद हो, गैस ही ना हो? नहीं सर, तो ये डायरेक्ट ओवरहेड्स है। इन सारी चीजों को डायरेक्ट कहते हैं। अब इनडायरेक्ट जब पढ़ लेंगे तो आपको इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि
इस समोसे को जब आपने बना लिया तो आपने इस समोसे को आपने कागज के बॉक्स में या कागज के एक बॉक्स में रखा होगा और कस्टमर को दिया होगा। जो कागज का बॉक्स है, जो कागज का बॉक्स है, वो भी एक क्या है, मटेरियल है, वो एक रॉ मटेरियल है, सही है, वो क्या है, रॉ मटेरियल है, पैकिंग है, वो क्या है, पैकिंग है वो जो पैकिंग आपने की है, क्या समोसा बनने के लिए वो पैकिंग लाजमी थी, लाजमी थी, नहीं सर लाजमी नहीं थी। समोसा बनने के लिए तीन चीजें लाजमी थी मटेरियल में, सर आलू, आटा, मैदा जो भी, और तेल। जो कागज का टुकड़ा या बॉक्स है कागज का जिसमें समोसे रखे हैं वो लाजमी नहीं है, वो लाजमी नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये कौन है, इनडायरेक्ट मटेरियल, सही है। सर वो जो समोसा बेचने वाला बंदा है, जो समोसा बेचने वाला बंदा है, समोसा बनाने वाला नहीं, क्या वो जरूरी है समोसा बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समोसा बेचने वाला बंदा अलग है, समोसा बनाने वाला बंदा अलग है। जो समोसा बना रहा है वो डायरेक्ट है, जो समोसा बेच रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर है, कौन है, वो इनडायरेक्ट लेबर। सर ये तो हमने इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर भी समझ आ गई होगा। सर अब जो जो गैस जल रही थी, सही है, गैस, अभी जो हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग ली हुई है, इसमें हमने एसी वेसी लगाए हुए हैं, ये सब सारा खर्चा कर रहे हैं, सर ये भी तो एक खर्चा है ना, हाँ खर्चा तो है, लेकिन क्या ये समोसा बनाने के लिए जरूरी है, नहीं सर समोसा बनाने के लिए जरूरी नहीं है। सर इसके बिना भी समोसा बिक सकता है, समोसा बनाने के लिए क्या जरूरी है मैं आपको बता चुका हूँ। सर ये इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, अभी ये तो सिर्फ रीड करा, बाद में पढ़ाऊंगा, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेट परचेजेस का यहाँ पे बता रहा है कि नेट परचेजेस कैसे निकालेंगे आप, परचेजेस में ऐड करेंगे कैरेज इन, परचेज रिटर्न, परचेज अलाउंस, परचेज डिस्काउंट। यानी कि सर हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी तो चार चीजें मिलेंगी, एक ये, दो, तीन और चार, ये चार चीजें मिलकर बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर ये जो दूसरी चीज है इसके लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांच चीजों से निकलेगी नेट सेल। अब ये नेट सेल जाएगी इधर, फिर इस फॉर्मूले में निकल के फिर क्या निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा आज का लेक्चर। सर अपनी बात को मैं बस समराइज करूंगा कुछ बातों से, ताकि आपको ये बात समझ आए। देखें यार, अकाउंटिंग सिर्फ नंबर का है, हिसाब नहीं सिखाती। अकाउंटिंग हमें ये सिखाती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और जिस दिन ये दोनों बातें समझ आ गई, उस दिन सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, बिजनेस भी समझना शुरू कर देंगे आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।